नहीं है। वो कहते हैं ये वंदे मातरम में तो कोई दुर्गा की कोई और किसी मंदिर की कोई मठ की पूजा कर रहा है। हम भारत माता को ही कह रहे वही दुर्गा है, वही लक्ष्मी है, वही हमारे लिए धर्म है, वही विद्या है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारे 10 प्रहारों को धारण करने वाली है, वही हमारे लिए अप्रतिम है, वही हमारी इष्ट है, अभिष्ट है। तो जो लोग इस वंदे मातरम में देवी देवता मठ मंदिर इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है वो संस्कृत से और संस्कृति से अनभिज्ञ हैं। उनको थोड़ी संस्कृत पढ़ लेनी चाहिए और थोड़ा उनको बोध होना चाहिए कि हमने भारत माता को सारी उपमाएं दी। हम मेरा मठ, मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरा कर्तव्य, मेरा मंतव्य, मेरा गंतव्य, मेरा धर्म, मेरा सर्वस्व मेरी भारत माता है। ये वंदे मातरम का अर्थ है। अब उसको लोग ना समझ करके अरे भारत मेरी विद्या है, तुम ही विद्या, तुम ही धर्म, तुम ही हृदय, तुम ही मर्म, तुम्हार प्रतिमा घड़ी मंदिर है, तो सब कुछ जब हमारी वाणी विद्या दायिनी माँ तुम ही हो, तो हमने वहां कोई सरस्वती की उपासना नहीं की, कोई दुर्गा की उपासना नहीं की है। जो ये कहते हैं अबला के नु माँ ये तो बोले, अरे कौन कहता माँ तुम अबलाओ? तो माँ की उपासना को मठ मंदिरों से देवी देवताओं से जोड़ करके फिर ये कहना कि ये तो इस धर्मी संस्कृति के विरोध में, ये सब बौद्धिक दिवालियापन है, ये ठीक नहीं। बड़ा कुछ भी नहीं है। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या जननी जन्म भूमि स्वर्गादि भी घड़ी से हम उपासक हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन से शिक्षा तंत्र में भी सुधार होगा, क्योंकि 6 महीने साल भर में इलेक्शन ही चलते रहते हैं, उससे और विकास योजनाएं भी बाधित होती हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का होने से हमारे जो गुरुजन जो लगभग उनका 30% समय तो चुनाव कराने में लग जाता है, बच्चों को पढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। और कुछ राजनेताओं को ऐसा लगता है कि स्टेट पार्टियां उनका कहीं मोक्ष ना हो जाए। इस देश का वोटर को आप उसको बेवकूफ मत समझिए। देश का वोटर बहुत समझदार है। स्टेट में किसको चुनना है, केंद्र में किसको चुनना है, और किसको कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको स्टेट और जो है नेशन दोनों में एक साथ चुनना है, उसका निर्णय उसको करने दीजिए। आप अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थों के लिए इस देश के हितों से समझौता नहीं कर सकते। इसलिए सब संतों ने एक मत से तय किया है कि ये बात दूर तक जानी चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन के माध्यम से ये देश प्रगति के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा। देश को प्रधानमंत्री जी ने 100 से ज्यादा ऐसी विकास योजनाएं शुरू की हैं, जिससे कि 2047 तक विकसित भारत बने। हम तो चाहते हैं कि 2040 तक ही बन जाए। तो इस कार्य से वह और गतिशील होगा ये लोकतंत्र। और चुनाव सुधारों को लेकर के और भी प्रतिबद्ध हमारे देश के प्रधानमंत्री। लेकिन कुछ लोग सड़कों पर संसद में हंगामा और अराजकता करके ऐसा चाहते हैं कि हम लोकतंत्र को बंदी बना लेंगे, लोकतंत्र को हम कैद कर लेंगे। भैया चुनाव लड़ करके प्रधानमंत्री बन सकते हो, सपने सभी देख सकते हैं। देश के संविधान ने आजादी दी है सबको, ये अधिकार दिया है कि आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख सकते हो। लेकिन प्रधानमंत्री देश के वोटर बनाते हैं, आप दिवा स्वप्न ना देखें। हाँ, इतनी बात मैं जरूर कहूंगा, सुधार यद्यपि शिक्षा तंत्र, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, लोकतंत्र के विविध घटकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसके लिए भी देश की सरकार भी काम कर रही है, आगे भी काम होते रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश में कुछ अच्छा काम हो ही नहीं रहा, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को भी 5, 7, 10 साल के बच्चों को आगे कर रहे हैं कि थाना घेर लो, एसपी को घेर लो, डीएम को घेर लो, सड़कों के ऊपर खड़े हो जाओ। नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को आंदोलनों में धकेलना चाहिए। जो वरिष्ठ नागरिक है, 18 साल की उम्र के बाद के जो नागरिक है, उनको आगे आना चाहिए। कोई भी आपको लगता है कि कहीं अन्याय हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय हो रहा है, मैं तो कहता हूँ अन्याय चाहे छात्रों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक मरीज के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे जवानों और किसानों के साथ हो रहा है, अन्याय चाहे एक SC ST के साथ हो रहा है, और अन्याय चाहे एक ब्राह्मण के साथ हो रहा है। आज SC ST का कोई अपमान करे तो सब लोकतंत्र की, संविधान की दुहाई देने लगते हैं कि ये तो संविधान के खिलाफ है। SC ST का अपमान यदि संविधान के खिलाफ है तो ब्राह्मण का अपमान भी संविधान के खिलाफ है। कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देने में लगे कि देश में तो लोकतंत्र चल ही नहीं रहा, ब्राह्मण तंत्र चल रहा, बढ़िया तंत्र चल रहा। ऐसी बातें बोलना भी ये संविधान और देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। न तो SC ST को गाली दो, न क्षत्रिय को, न वैश्य को, न शूद्र को, न ब्राह्मण को, और न सन्यासी को। सन्यासी को गाली देना आजकल एक नया फैशन हो गया। और आपस में समाज में ऐसे भेद की दीवारें खड़ी कर दी हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। हमने ठाना है कि हम
भारत को दुनिया का श्रेष्ठतम देश बनाएंगे, भारत की करेंसी को दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी, भारत की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था। इसलिए मैंने कहा वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम। धामी जी ने अच्छा किया, यहाँ पर समान नागरिक संहिता यहाँ पर लागू करवाई, मदरसा बोर्ड बंद कराया, एक जैसी शिक्षा, एक जैसी चिकित्सा, एक जैसे संवैधानिक अधिकार देश के सब नागरिकों के हैं। इस दिशा में बड़ा कार्य हुआ, तो ऐसे कार्यों की अनुशंसा होनी चाहिए। और मैं कह रहा था जब देश आगे बढ़ेगा तो देश की करेंसी दुनिया की श्रेष्ठतम करेंसी होगी। भारत का पासपोर्ट इतना मजबूत होगा कि हमें 150 200 में जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा देश हम सबको मिलकर के बनाना पड़ेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो भी भारत से प्रेम करते हैं वो इस विषय का विरोध नहीं कर सकते। एक बात वंदे मातरम के भी संदर्भ में, एक देश एक चुनाव एक विधान एक निशान, ये जो परंपरा है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहला चुनाव हुआ था 1952 अर्थात 1952 में। उसके बाद से लेकर लगभग 70 तक जो है सारे देश के विधानसभाओं के और लोकसभा के चुनाव साथ में होते थे। फिर अन्य अन्य राज्यों में विधानसभाओं को भंग करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई, बलपूर्वक जो है राज्यों की विधानसभा को भंग किया गया, मनमाफिक गवर्नरों को थोपा गया। उसके बाद ये परंपरा बढ़ती गई। वर्तमान समय में देश की जो परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए और ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। इसके लिए भारत सरकार के हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सबसे पहले यहाँ हरिद्वार से शुरुआत किया है। संतों के इसमें क्या सुझाव हैं, क्या उनके विचार हैं और वो उनका क्या आशीर्वाद है। तो हम लोग तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के सिद्धांत को मानते हैं। अगर सारे देश में एक साथ चुनाव होता है, 6 महीने का एक समय निर्धारित कर दिया जाए, सभी दलों के जो वरिष्ठ नेता है वो मिल करके कि एक बार लोकसभा का चुनाव, 2 महीने बाद विधानसभाओं का, उसके बाद में नगर पंचायत नगर पालिकाओं के 6 महीने खाली चुनाव, उसके बाद विकास के काम में लगे रहें, क्योंकि सारा प्रशासन उसमें जो है बंधक हो जाता है। हर राज्य में कहीं देखो जहाँ आचार संहिता लगी रहती है। तो विकास को अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो इसके लिए एक चुनाव एक देश का जो नियम है वो स्वागत योग्य है और हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं। पहले लोकसभा में ये प्रस्ताव आएगा, पास होगा, उसके बाद राज्य की विधानसभाओं में इसको पास कराना पड़ेगा, क्योंकि संविधान संशोधन एक नया कानून बनाना है। तो जब तक 2/3 बहुमत के आधार पर ये नहीं होगा, लागू नहीं हो सकता। वार्तालाप होना अच्छी बात है लोकतंत्र में। संवादहीनता समस्याओं को जन्म देती है, लेकिन संवाद समस्याओं को हल करता है। इसलिए एक संवाद की शुरुआत हुई है और हरिद्वार से जब भी किसी आंदोलन की शुरुआत होती है और राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, वो मुझे आशा है कि सिरे चढ़ेगा। सभी संत अपना अपना इसमें आशीर्वाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को और भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी को पुनः एक बार हरिद्वार आगमन पर और संतों के साथ प्रथम गोष्ठी करने पर बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, आभार। और इस पे जो चिंतन चल रहा है हरिद्वार की धरती से चल रहा है और हमारे धर्म गद्दी के बीच में बैठ करके चिंतन हो रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश है राष्ट्र के लिए। और जिस तरह से तमाम राष्ट्र के हित में तमाम कानून आए और लागू हुए, हम आशा करते हैं कि जो एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव का जो हमारा चिंतन है वो भी हमारे कानून के रूप में सामने आएगा। इससे हमारे देश के अंदर लोकतंत्र और मजबूत होगा। हमारी शिक्षा, हमारा स्वास्थ्य, न्याय, कृषि, अन्य जो जनता के संबंध में उनको मजबूत करने वाले और समान अधिकार देने वाले विषय हैं वो निश्चित रूप से और मजबूत होंगे। और हमारा देश तमाम जो चीज़ों को नुकसान सहता है अलग अलग चुनाव में, उनसे बचेगा। और वह जो संपत्ति है जो चुनाव में नष्ट होती है वह बचेगी, तो राष्ट्र के धारा में, मुख्य धारा में वो काम आएगी। और उसका हमारे नवयुवकों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को उसका लाभ मिलेगा। हम शुभकामनाएं देते हैं कि यह जो संकल्प है एक राष्ट्र एक चुनाव का वह पूरा हो और हमारे पूरे देश का जो हमारा लोकतंत्र है और मजबूत हो। हरी है। आज जो यहाँ पर संतों ने जो प्रस्ताव पारित किया, आज पार्टी ने वंदे मातरम को आत्मसात कर लिया, कांग्रेस नहीं कर पा रही है, या फिर पार्टी ने तय कर लिया कि वंदे मातरम हमारा है? देखिए, कांग्रेस ने 1937 में भी अपने अधिवेशन में मुस्लिम लीग के दबाव में तब भी वंदे मातरम को बांटा था और आज भी तुष्टीकरण की नीति के कारण से, अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण से वो वंदे मातरम इसको गाते हुए देश की आज़ादी के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों लोगों ने, लाखों शहीदों ने, लाखों आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उसका उन्होंने अपमान किया। और देवभूमि उत्तराखंड में अगर ये जो 5वां पैरा है उसमें जिसमें हमारे देवी देवताओं का भी जो है वंदन किया गया है, तो मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ यहाँ उत्तराखंड के
उनको पूछना चाहिए कि क्या देवी देवताओं का अपमान उनको अच्छा लग रहा है। कांग्रेस के लोगों को ये प्रश्न करना चाहिए कि यहाँ माँ नंदा सुनंदा हैं, यहाँ माँ चंडी हैं, माँ हाट कालिका हैं, माँ धारी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं। हमारे यहाँ तो घर घर में जो है देवी देवताओं का वास है, पूरे देवभूमि कहा जाता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत तुष्टीकरण की राजनीति है और उत्तराखंड में इसको लेकर बहुत, और देश में तो है ही, उत्तराखंड में भी है। समागम बहुत अच्छा हुआ और सभी संतों ने इस पवित्र श्रावण मास में आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पूरे देश के अंदर ये जो अभियान है, इस अभियान को लोगों के बीच में ले जाने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ संतों ने सबने आशीर्वाद भी दिया है और संकल्प भी लिया है कि इसको जो है जल्दी से जल्दी देश की संसद पास करे। वंदे मातरम भारत माता की वंदना का गीत है और मातृभूमि की पूजा से, वंदना से किसको आपत्ति हो सकती है। 1937 में मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस ने यह फैसला किया था कि वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे, 2 टुकड़े, और वही पहले बाद में भारत के विभाजन का, हमारे देश के विभाजन का आधार बना था। अब फिर वंदे मातरम के टुकड़ा करने का अपराध और पाप कांग्रेस कर रही है। देश इसको सहन नहीं करेगा। फिर से देश को बांटने की साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।